में आंचलिक विधा को जन्म देने वाले फणीश्वरनाथ रेणु किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज अररिया की पहचान विश्व मानस पटल पर अगर है तो उसकी वजह है फणीश्वरनाथ रेणु और उनकी आंचलिक रचित साहित्य। यह साल फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म शताब्दी साल है और इसे यादगार बनाने के लिए भारत समेत विश्व के कई भागों में हिंदी साहित्य साधकों की ओर से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज के निकट औराही हिंगना ग्राम में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने के बाद इन्होंने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार में रहकर पूरी की। इन्होंने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में पूरी की। उसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी निभाने के साथ साथ फणीश्वरनाथ रेणु ने 50 के दशक में नेपाल में राणाशाही के खिलाफ जारी जंग में अपनी भागीदारी जमकर निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। रेणु ने न सिर्फ नेपाल में राणाशाही के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में कोइराला परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर आवाज बुलंद की, बल्कि सीमाई इलाकों में भारत नेपाल मैत्री को भी प्रगाढ़ता प्रदान की। उन्होंने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। इनकी कई रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है। इनकी लेखन शैली प्रेमचंद से काफी मिलती थी और इन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती है। अपनी कृतियों में उन्होंने आंचलिक पदों का बहुत प्रयोग किया है। अगर आप उनके क्षेत्र से हैं तो ऐसे शब्द जो आप निहायत ही ठेठ या देहाती समझते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं इनकी रचनाओं में। फणीश्वरनाथ रेणु ने महज 15 साल की उम्र से कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। उस समय कुछ कहानियां प्रकाशित भी हुई थीं, किंतु वे किशोर रेणु की अपरिपक्व कहानियां थीं। 1942 के आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद जब वे 1944 में जेल से मुक्त हुए, तब घर लौटने पर उन्होंने बट बाबा नामक पहली परिपक्व कहानी लिखी। बट बाबा साप्ताहिक विश्वामित्र के 27 अगस्त 1944 के अंक में प्रकाशित हुई। रेणु का दूसरा कहानी पहलवान की ढोलक 11 दिसंबर 1944 को साप्ताहिक विश्वामित्र में छपी। 1972 में रेणु ने अपनी अंतिम कहानी भित्ति चक्र की मयूरी लिखी। उनकी अब तक उपलब्ध कहानियों की संख्या 63 है। रेणु को जितनी प्रसिद्धि उपन्यासों से मिली उतनी ही प्रसिद्धि उनको उनकी कहानियों से भी मिली। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, संपूर्ण कहानियां आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियों के संग्रह हैं। रेणु को अंग्रेजी साहित्य के कथाकार विलियम वर्ड्सवर्थ की लेखनी के समतुल्य माना जाता है। रेणु की रचना न केवल आम बोलचाल वाली बल्कि शब्द चित्र सरीखी मानी जाती है। रेणु ने यूं तो कई कहानियों की रचना की, लेकिन रेणु को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला आंचल से मिली, उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है। इस उपन्यास के प्रकाशन ने उन्हें रातों रात हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। पटना के गांधी मैदान में रेणु के हस्तलिखित किताब मैला आंचल को सबसे पहले महान समीक्षक नलिन विलोचन शर्मा ने पढ़ा तो इसे अलौकिक कृति करार दे दिया और विभिन्न पत्रिकाओं में समीक्षा आने के बाद राजकमल प्रकाशन ने मैला आंचल का प्रकाशन किया। कुछ आलोचकों ने इसे गोदान के बाद हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित कर दिया। हालांकि उनकी इस प्रसिद्धि से विवाद भी कम नहीं खड़े हुए। इसे सतीनाथ भादुरी के बांग्ला उपन्यास धोदाई चरित मानस की नकल बताने की कोशिश की गई, पर समय के साथ इस तरह के झूठे आरोप ठंडे पड़ते गए। उनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित फिल्म तीसरी कसम ने भी उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलवाई। इस फिल्म में राजकुमार और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिका में अभिनय किया था। तीसरी कसम को बासु भट्टाचार्य ने निर्देशित किया था और इसके निर्माता सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र थे। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है। हालांकि भारी कर्ज को लेकर फिल्म बनाने वाले निर्माता निर्देशक शुरुआती दौर में फिल्म नहीं चल पाने के कारण इतने सदमे में चले गए कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन बाद में फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई।
रेणु अत्यंत साहसी और कर्मठ इंसान थे। वो ना तो किसी के सामने झुकते थे और ना ही रुकते थे। रेणु को तत्कालीन राष्ट्रपति वराहगिरि वेंकट गिरि ने 21 अप्रैल 1970 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। लेकिन 4 नवंबर को पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई तो उन्होंने आपातकाल के विरोध में न केवल बिहार सरकार की ओर से मिलने वाली 300 रुपए की पेंशन को लौटा दिया, बल्कि पद्मश्री अवार्ड को भी पाप श्री का अवार्ड कहकर वापस कर दिया। रेणु जन्म शताब्दी के मौके पर हिंदी साहित्यकारों की ओर से देश दुनिया में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन रेणु के गांव औराही हिंगना में सरकारी स्तर पर वेबिनार को छोड़ किसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा है। हालांकि पिछले वर्ष बिहार सरकार ने रेणु जन्म शताब्दी के 100 साल पूरे होने को लेकर रेणु महोत्सव मनाने का निर्णय लिया था और बाकायदा इसको लेकर 20 लाख रुपए का फंड भी रिलीज किया गया था। लेकिन कोरोना जैसे विपदा के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाया और राशि भी वापस लौट गई। रेणु जन्म शताब्दी के मौके पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम नहीं होने से रेणु के चहेते सहित ग्रामीणों और रेणु परिवार के सदस्यों को मलाल है। धन्यवाद। वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब करें।